हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आशा करता हूँ आप सब अपने घर पे अच्छे होंगे। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हमने अपना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है जिसका नाम है कंसेप्ट क्लासेस। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, वो है 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन है वो। और उसका नाम है बच्चों, जो फर्स्ट यूनिट आपकी है, स्थिर वैद्युतिकी। और बच्चों, मेन एग्जाम में इसके आते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इसका जो फर्स्ट कड़ी है वो लेसन नंबर 1 है। और लेसन नंबर 1 जो है वो कंप्लीटली आवेश पे डिपेंडेड है। और आवेश और विद्युत क्षेत्र हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहले मैं इस जो यूनिट है इसके नाम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि हमने देखा, इसका नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। क्या नाम है इसका? स्थिर वैद्युतिकी। इसका नाम स्थिर वैद्युतिकी क्यों रखा गया होगा, इसके बारे में तुम लोग को बता दूं। तो सबसे पहले इस पे नाम पे जाते हैं हम लोग। स्थिर का मतलब होता है एक जगह स्टेबल, मूवमेंट ना हो उसमें। और वैद्युतिकी विद्युत का पार्ट है। ओके, तो पहले बच्चों इसमें हम लोग स्थिर आवेश की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे? स्थिर आवेश के बारे में। ओके, जैसे हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग गतिशील आवेश की स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बच्चों आपको बता दूं मैं, आवेश क्या होती है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। बच्चों, बहुत साल पहले, इसकी आपको मैं स्टोरी बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रही इसकी। तो बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक थे थेल्स नाम के। कौन थे? थेल्स नाम के वैज्ञानिक। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। और इन्होंने क्या किया था बच्चों? इन्होंने एक एम्बर का टुकड़ा लिया था। किसका टुकड़ा लिया था बच्चों? एम्बर का। और एम्बर के टुकड़े के साथ इसने ऊन ली थी। क्या ली थी? ऊन। अब फिर इसने क्या किया? एम्बर और ऊन दोनों का घर्षण कराया। एम्बर और ऊन दोनों के कराया, घर्षण कराया। तो इन्होंने क्या देखा? जैसे ही एम्बर और ऊन के घर्षण के बाद में इन्होंने एम्बर के टुकड़े को घास के तिनकों के साथ और छोटे कागज के टुकड़ों के पास जब इन एम्बर को लेके गया तो उसने क्या देखा कि जितने भी घास के जो टुकड़े थे, घास के तिनके थे, कागज के टुकड़े थे, वो सारे एम्बर से चिपकने लग गए थे। ओके, तो फिर इन्होंने एक चीज बताई कि क्या, कि भाई साहब, जब मैं किसी दो वस्तुओं का घर्षण करता हूं तो घर्षण के कारण उस एक वस्तु में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और उस गुण को उसने क्या नाम दिया था? आवेश नाम दिया था। ओके, उसके बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे वैज्ञानिकों पे सर्च किया था। तो इसी कड़ी में हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर बच्चों आप कागज के टुकड़े लेते हैं और उन कागज के टुकड़ों को, जैसे एक आप पेन ले लेना या फिर एक कंघा लेना, कुछ भी लेना, आप उसको घर्षण करवाना और कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे, देखेंगे तो आप क्या देखेंगे? कागज के जो टुकड़े हैं वो सभी टुकड़े उस पेन पे चिपक जाते हैं। मतलब यहां से हमने फिर देखा कि घर्षण के द्वारा, किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा ये जो पेन था, इस पेन में कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का एक गुण आ गया। और इस गुण को हमने क्या नाम दिया था? आवेश नाम दिया था। ओके, और 10th क्लास में आपने पढ़ा था। 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था? एक छोटी सी बात आपने पढ़ी थी 10th क्लास में, आवेशों का प्रवाह धारा कहलाती है। क्या पढ़ा था आपने? आवेशों का प्रवाह धारा कहलाती है। ओके, फिर आपने 10th क्लास में चुंबक के बारे में पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा था? ओरिस्टेट का प्रयोग किया था। वहां आपने देखा था जब आपने धारा प्रवाहित की थी किसी चालक तार में, तो उसके चारों तरफ क्या बन गया? चुंबकीय क्षेत्र बन गया था। ओके, तो यहां से एक छोटी चीज और सामने आती है। क्या सामने आती है? कि आवेश के प्रवाह से धारा बनी और धारा के कारण क्या बन गया? चुंबकीय क्षेत्र बन गया। ओके, धारा कैसे बनी? आवेश के गतिशीलता के कारण। ओके, तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो किससे बन रहा है? गतिशील आवेश कारण। किस कारण बन रहा है? गतिशील आवेश कारण। ओके, तो यहां से एक चीज क्लियर होती है। क्या होती है? कि आवेश जो आवेश होता है उस आवेश के कारण क्या क्या बनता है? आवेश अगर गतिशील होता है तो धारा बन जाती है। और जब धारा की चालक में बहती तो उससे क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ओके, और सबसे पहली बात बच्चों,
जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या देखा था, जब थेल्स ने प्रयोग कराया था एम्बर को इससे घर्षण कराने का, तो इस एम्बर में गुण आया था किस चीज का, उसको आकर्षण करने का। और आपने देखा होगा बच्चों, जब हम लोग कागज के टुकड़ों को पेन के पास लेके आ रहे थे घर्षण करने के बाद में, तो हमने क्या देखा था, एक निश्चित एरिया आने के बाद में वो आकर्षित हो रहे थे, ना कि दूर से हो रहे थे। मतलब इसका भी एक निश्चित क्षेत्र बनता है, और इस क्षेत्र को बच्चों हम लोग नाम देते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या नाम देते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो मैं आपको बता सकता हूं बच्चों, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि आवेश जो होता है, उस आवेश के द्वारा क्या क्या बनता है, उस आवेश के द्वारा, अगर आवेश स्थिर अवस्था में होता है, बच्चों कौन सी अवस्था में होता है? स्थिर अवस्था में होता है, तो बच्चों उससे बनता है विद्युत क्षेत्र। क्या बनता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र बनता है। ओके। और जब आवेश गतिशील अवस्था में होता है, जब आवेश गतिशील अवस्था में होता है, तो प्यारे बच्चों उससे बनती है धारा। और जैसे धारा की चालक तार में प्रवाहित होती है, तो चालक तार के चारों तरफ क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जिसकी स्टडी करेंगे हम बच्चों चुंबकीय धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव में। वो आगे का मैटर है। ओके, फिलहाल हम लोग केवल इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और इसके बारे में और आवेश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आवेश की परिभाषा। आवेश को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, उसके बारे में तुम लोगों को बता दूं मैं। यस बच्चों, आवेश की अगर हम लोग परिभाषा देना चाहें तो आवेश को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। आवेश क्या है, तो हम लोग बच्चों परिभाषित कर सकते हैं इसको, आवेश वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र, धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आवेश को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया, और बहुत सारी बुकों में इसको अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, बट आप इसकी बड़ी आसान और अच्छी लैंग्वेज इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं आगे। आवेश किस प्रकार से बना था वो हमने देख लिया। आवेश सबसे पहले किसने बताया था? थेल्स ने बताया था। उसके बाद में आवेश कितने प्रकार का होता है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे अगला टॉपिक है आवेश का प्रकार। ओके, तो बच्चों जैसे कि हम जानते हैं आवेश कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है धन आवेश जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और एक होता है ऋण आवेश जिसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ओके, इन दोनों के बारे में आवेश कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इसके बारे में बताया था बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने बताया था बच्चों? फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने। ओके, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इन दोनों के बारे में बताया था कि आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, और आवेश दो प्रकार का ही होता है, इसके अलावा तीसरा कोई प्रकार इसका नहीं होता है। ओके, हम लोग कैसे बता सकते हैं कि आवेश दो प्रकार किस प्रकार से हुआ? तो बच्चों आप लोग बचपन से एक एग्जाम्पल पढ़ते आ रहे हैं नमक का। आपने बच्चों NaCl के बारे में पढ़ा था बच्चों। आपने सोडियम और क्लोरीन दोनों को मिला के आपने नमक बनाया था, और उसमें आपने शायद बच्चों पढ़ा होगा Na+ और प्लस Cl-, जिससे क्या बन गया था बच्चों? NaCl बना था। ओके, तो छोटी छोटी दो तीन बातें आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं बच्चों। देखो कैसे, जैसे यहाँ सोडियम पे प्लस आवेश ही क्यों आया और क्लोरीन पे माइनस आवेश ही क्यों आया, इसकी अगर हम लोग बात करें तो बच्चों शायद आप जानते होंगे। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। सोडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। ओके, तो बच्चों हम लोग परमाणु क्रमांक 11 के अनुसार इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो शायद हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं 2, 8 और 1। कैसे लिखते हैं? 2, 8 और 1। ओके, और इस सोडियम में, किसमें? इस सोडियम में 11 ही तो प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हैं प्रोटॉन पे धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। ओके, जब इधर हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं
क्लोरीन में बच्चों क्या आता है, माइनस आता है। माइनस क्यों आया होगा उसका हम लोग बात करते हैं। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विन्यास के रूप में लिखते हैं 2, 8, 7। कितना लिखते हैं, 2, 8, 7। इसका मतलब यह है कि क्लोरीन में 11 ही तो प्रोटॉन है और 11 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब आप लोग देखिए, हम जानते हैं कोई परमाणु अपना स्थायित्व चाहता है और स्थायित्व के लिए अपनी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग अष्टक बोलते हैं। और अष्टक के अनुसार देखिए बच्चों, आप लोग सोडियम में नजर डालिए पहले। किसमें नजर डालिए पहले, सोडियम पे। सोडियम में आप लोग क्या देख रहे हैं, 2, 8, 1। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1। इसके बाद अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो आप बताइए मेरे को, इसके लिए अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान होता है कि 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान होता है? मेरे हिसाब से शायद 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना बहुत आसान होता है। जबकि हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। और आप जानते हैं इसको भी अष्टक करने के लिए कितना चाहिए, 8। तो आप बताइए मेरे को, 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है कि 1 ग्रहण करना आसान है? आप सीधा बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है। तो आप बताइए मेरे को, इस जगह पर ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। और इसे क्या करना चाहेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। ओके, तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, तो त्यागने के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, 2 और 8, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ओके, अब यहां पर देखिए बच्चों ध्यान से आप लोग, 11 तो कितने थे इस जगह पहले, प्रोटॉन। 11 कितने थे, इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब क्या बचाएंगे इस जगह, तो बच्चों देखिए, ओके, यहां 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो प्रोटॉन तो कितने बचाएंगे इस पर, 11, और इलेक्ट्रॉन कितने बचाएंगे इस पर, 10। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। ओके, और आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, प्रोटॉन पे कौन सा आवेश, धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, ऋण आवेश। यहां पहले जब परमाणु उदासीन था, उदासीनता के समय क्या हो रहा है, 11 ही तो प्रोटॉन और 11 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। मतलब जितनी मात्रा में धनावेश है उतनी मात्रा में कौन है, ऋणावेश है। ओके, लेकिन कुछ समय बाद हमने देखा कि जैसे ही यहां से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा गया, इलेक्ट्रॉन त्यागते कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, और प्रोटॉन कितने हो गए, 11। तो आप बताइए मेरे को, यहां पर किसकी दिक्कता हो रही है, मेरे हिसाब से यहां पे धनावेश की दिक्कता हो रही है। किसकी दिक्कता हो रही है, धनावेश की। और कितने धनावेश बन रहे हैं, 1 धनावेश अधिक बन रहा है। ओके, तो बताइए बच्चों, यहां पर आवेश कौन सा आएगा, धन बढ़ेगा कि ऋण बढ़ेगा, कौन सा आवेश बनेगा, धनावेश बनेगा। इसलिए यहां पर Na क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ओके, इधर देखिए क्लोरीन को, यहां क्लोरीन का परमाणु, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2, 8 और 7। आप बताइए मेरे को, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा या त्यागना चाहेगा? मेरे हिसाब से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसका स्टेप पूरा हो जाएगा। मतलब फिलहाल इस समय इसके पास 11 तो प्रोटॉन है, सॉरी 17 तो प्रोटॉन है और 17 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओके, मतलब अभी विद्युत रूप से कैसे है, ये उदासीन है। ओके, जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अष्टक पूरा करने के लिए, यहां पर प्रोटॉन तो कितने होंगे, 17 के 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन 18 क्यों है, क्योंकि इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन यहां वाला क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। ओके, तो जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन गैस क्या बन जाएगा, 2, 8 और 8। यहां पर 18 क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, 18 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब, यहां देखिए बच्चों आप ध्यान से, कितने प्रोटॉन, 17, कितने इलेक्ट्रॉन, 18। यहां पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, प्रोटॉन की, मेरे हिसाब से यहां पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, अब आपको पता है कितना इलेक्ट्रॉन फालतू है, यहां पर पहले की तुलना में 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, और यहां पर जो टोटल आवेश है वो कितना आवेश फालतू हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन जितना आवेश फालतू हुआ है। तो बताइए आप लोग, यहां प्रोटॉन का आवेश जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश। और कितने इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो यहां पर क्या जाएगा बच्चों, Cl-। इसलिए हमने देखा ध्यान से, क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, यहां हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तो क्या बनता है, धनावेश बनता है। और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है तब क्या बन रहा है, माइनस। मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो गई, क्या, कि
इलेक्ट्रॉन त्यागने पर पॉजिटिव आवेश बनता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर नेगेटिव आवेश बनता है। ओके, उसके बाद चलते हैं बच्चों आगे। तो ये बातें किसने बताई थी? फ्रैंकलिन ने बताई थी। फ्रैंकलिन क्या बताया? कितने आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनावेश और ऋण आवेश। धनावेश ऋण आवेश क्यों बने? ये रहा। अब आपके क्वेश्चन उठता है, आपका क्वेश्चन क्या उठता है? आप बोल सकते हैं बड़ी आसानी से कि सर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ही बाहर जा रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब बाहर क्यों नहीं जा रहे? तो इसका बच्चों मैं आपको एक छोटा सा कारण बताता हूं, ध्यान सुनिए। जैसे कि आप जानते हैं, आपने 11th क्लास की केमिस्ट्री में एक छोटी सी बात पढ़ी परमाणु के बारे में, और आपने क्या कहा था? परमाणु के नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसकी बाह्य कक्षाओं में क्या लगाता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। ओके, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ओके, आपने ये भी सुना होगा कि नाभिक को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। उस न्यूक्लियॉन्स में एक प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल लगता है और जिस बल का नाम है नाभिकीय बल। क्या बल नाम है उसका? नाभिकीय बल। ओके, तो आप बताओ सबसे प्रबलतम बल जहां होता है वो क्या उस वस्तु को या उस युग्म को टूटने देगा? नहीं। मतलब जब हम लोग इस परमाणु को एनर्जी देते हैं, जब हम लोग इस परमाणु को देते हैं एनर्जी देते हैं, तो आप बताइए मेरे को ये टूटेंगे कि ये टूटेंगे? क्योंकि यहां तो कौन सा बल लग रहा है? नाभिकीय बल लग रहा है, जो प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल है। मतलब ये तो टूट नहीं सकती, तो टूटेगा कौन? यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में क्या हो जाएगा? स्थानांतरित हो जाएगा। और आपने नील्स बोर की परिकल्पनाएं पढ़ी थी 11th क्लास में, हमने क्या देखा था वहां पर? जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। और आप बताइए जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाता है, तो एक छोटी सी चीज देखिए आप लोग बच्चों, इस जगह पर और इस जगह पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उन दोनों में से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल ज्यादा कहां लग रहा है? तो आप लोग क्या बताएंगे? इसके पास वाले में आकर्षण बल ज्यादा लग रहा है और इसके दूर वाले में आकर्षण बल क्या लग रहा है? कम लग रहा है। तो आप बताइए, यहां आकर्षण बल हो गया कम, मतलब जैसे दूर जाता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान क्या होता जाएगा? कम हो जाएगा। और आप बताइए जैसे दूर जाता जाएगा उच्च कक्षा में पहुंचता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उन कक्षाओं को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था सोडियम में, हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या बना था? वहां पर धनावेश बना था, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्या बना था? वहां पर ऋण आवेश बना था। तो एक चीज क्लियर हो गई कि किसी वस्तु का आवेशित होना, एक चीज क्लियर हो रही है। कौन सी चीज क्लियर हो रही है? हम लोग बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि किसी वस्तु का आवेशित होना किस पे डिपेंड करता है? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अगर किसी वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं तो वो ऋणावेशित हो जाती है, और किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो वो क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। ओके, कितना धनावेश कितना ऋणावेश उस पे आता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के आवेश पे। और आप जानते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपने 11th क्लास में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है, और इसको हम लोग बच्चों दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश को किससे? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। इतना मान किस पे होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। मतलब किसी वस्तु का इलेक्ट्रॉन एक त्याग जाता है तो उस पर कितना आवेश आता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश उस पर आ जाता है। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। तो हमने देखा बच्चों, हमने क्या देखा कि फ्रैंकलिन भाई साहब ने आवेश को वर्गीकृत किया था। कितने भागों में वर्गीकृत किया था? 2 भागों में वर्गीकृत किया गया था, धनावेश और ऋण आवेश। और धनावेश और ऋण आवेश कैसे बनी इसका आपने बड़ी आसानी से कारण सीख लिया। और एक चीज और देख लिया आपने कि आवेशित होना केवल किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद चलते हैं बच्चों आगे। अब पढ़ते हैं बच्चों हम लोग आवेश के गुणधर्म। क्या पढ़ते हैं बच्चों? आवेश के गुणधर्म।
सबसे पहला गुणधर्म है बच्चों नंबर 1 योज्यता का नियम। कौन सा है बच्चों? योज्यता का नियम। नाम से स्पष्ट हो रहा है, योज्यता मतलब जोड़ करना। कहने का मतलब अगर आपके पास बच्चों ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, जैसे +3 कूलाम आवेश, +4 कूलाम आवेश और -2 कूलाम आवेश, तो इस पर जो टोटल आवेश रहेगा वो आवेश कितना रहेगा? 3 4 7 और 2 माइनस के, 7 में 2 माइनस के कितने हो जाएंगे? 5। मतलब यहां पे जो टोटल आवेश होगा Q, उसका मान होगा 3 + 4 - 2, 3 4 7, 7 में 2 गए तो 5 कूलाम आवेश। ओके, मतलब यहां से स्पष्ट हो रहा है कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उसमें निहित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। यही कौन सा नियम कहलाता है? योज्यता का नियम। ओके, उसके बाद में गुणधर्म नंबर 2 बड़ा अच्छा गुणधर्म है और इसको कहते हैं आवेश की निश्चलता। क्या कहते हैं बच्चों? आवेश की निश्चलता। ओके, आवेश की निश्चलता क्या होती है? निश्चलता का मतलब होता है चलना। निश्चलता का मतलब क्या होता है? चलना। इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु पर जितने आवेश उसकी विराम अवस्था में होते हैं उतने आवेश उसकी गतिशील अवस्था में होते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और कोई वस्तु, वही वस्तु थोड़ी देर बाद में क्या होती है? गतिशील हो जाती है, तो उसके आवेश पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आवेश की निश्चलता। मतलब Q विराम अवस्था बराबर होगी Q गतिशील अवस्था। कहने का मतलब किसी वस्तु के आवेश पर उसके विराम होने के और उसके गतिशील होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको क्या कहते हैं? आवेश की निश्चलता। उसके बाद में थर्ड गुणधर्म है बच्चों आवेश संरक्षण नियम। कौन सा है? आवेश संरक्षण। ये नियम आपने बहुत बार पढ़ा, संरक्षण नियम। संरक्षण का मतलब होता है, जैसे हमने ऊर्जा संरक्षण नियम पढ़ा था, तो ऊर्जा संरक्षण नियम में हमने क्या पढ़ा था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी प्रकार से आवेश भी वही है। आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही आवेश को आप नष्ट कर सकते हैं। उसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं। ओके, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल आप सबका पढ़ा हुआ, थोड़ी देर पहले हमने इस एग्जाम्पल की बात की थी। हमने क्या देखा था? जैसे Na+ + Cl-, और बच्चों इससे क्या बनता है? NaCl। ओके, हम लोग आवेश की बात करते हैं, तो अभिक्रिया से पहले का आवेश और अभिक्रिया के बाद के आवेश को देखते हैं। अगर दोनों आवेश बराबर होते हैं तब तो हम क्या बोलेंगे? आवेश संरक्षण की नियम की अनुपालना हो रही, नहीं तो नहीं हो रही। चेक कीजिए, यहां पर सोडियम पे कितना आवेश? 1 धन आवेश। यहां क्लोरीन पे कितना आवेश? 1 ऋण आवेश। मतलब अभिक्रिया से टोटल पहले कितना आवेश है? +1 और -1। कितना आवेश है? 0 आवेश है। और अभिक्रिया के बाद भी आपको दिख रहा है कितना आवेश है? 0 आवेश है। मतलब अभिक्रिया से पहले का और अभिक्रिया के बाद का टोटल आवेश क्या है? बराबर है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। एक एग्जाम्पल और है बच्चों जो आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। हमारे इसी 12th क्लास में आगे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नाभिकी, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे उस चीज को। तो हम लोग ऐसे देखते हैं बच्चों, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को उठाते हैं। एग्जाम्पल, हमने एक तो क्या उठाया बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन लिया, और इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण जिसको हम लोग पॉजिट्रॉन बोलते हैं, के लिए हमने इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण जिसको क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। ये लीजिए बच्चों E+। जब हम लोग इन दोनों को मिलाते हैं, ये संयोजन करते हैं इनका, तो हमारे पास बच्चों एक गामा कण बनता है, और गामा कण के साथ में एनर्जी बनती है 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एग्जाम्पल हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां हम लोग देखेंगे अभिक्रिया से पहले टोटल आवेश देखिए कितना है?
यहाँ पे कितना आवेश माइनस, यहाँ कितना आवेश प्लस आवेश, कितना आवेश जीरो, और गामा कण आपको पता उदासीन होता है। मतलब यहां से भी आप लोग क्या देख रहे हैं कि अभिक्रिया से पहले का आवेश और अभिक्रिया के बाद का आवेश क्या है, बराबर है, मतलब आवेश संरक्षण नियम की अनुपालना होती है। तो हम लोग बड़ी आसानी कह सकते हैं आवेश संरक्षण नियम की अनुपालना करता है। ओके, चौथा जो गुणधर्म है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम तो आगे चलते हैं। ओके, इसके बाद चौथा जो गुणधर्म है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार पूछे भी गए हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। जो चौथा गुणधर्म है बच्चों वो है आवेश का क्वांटीकरण। ओके, देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। देखिए इसमें कहा गया है बच्चों कि किसी भी वस्तु का आवेशित होना किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, हम लोग जानते हैं। ओके, थोड़ी देर पहले हमने देख लिया था। अब क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, मतलब जो आवेश होता है वो क्वांटा के रूप में आता है, और आवेश का क्वांटा होता है इलेक्ट्रॉन। सबसे अल्पतम मान आवेश का किसके बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु आवेशित होती है तो उस पर किसका आवेश जाता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जाता है। किसका आवेश जाता है, इलेक्ट्रॉन का। कहने का मतलब मान लीजिए मैं ए वस्तु और बी वस्तु क्या कराता हूं बच्चों, घर्षण कराता हूं। ओके, और घर्षण के द्वारा ए वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बी वस्तु पे जाता है। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि इस जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, मतलब कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। और इस पे कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा। कितना धनावेश आएगा, ए प्लस, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन इसमें त्यागा है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है। उसी प्रकार से मान लीजिए यदि यही ए वस्तु बी वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रही हो, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, तो बताइए इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा, इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ओके, हम लोग यहां आवेश की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आवेश की। ओके, क्यू बराबर, तो हम लोग देखेंगे ध्यान से कि कितना आवेश बन रहा है इस पे, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जितना, तो आवेश कितना बन जाएगा, इस बी वस्तु पे कितना आवेश बन जाएगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो बी पर बताओ सबसे पहले, बी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब माइनस आवेश, तो ये लीजिए क्या लाएंगे हम लोग, माइनस। और कितने आवेश ले रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, तो आवेश भी कितने इलेक्ट्रॉन जितना, एक इलेक्ट्रॉन जितना, और इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। इस एग्जाम्पल की बात, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करता हूं बच्चों जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, तो बताओ बी पर कितना आवेश आ जाएगा, इतना आवेश आएगा, क्यू बराबर, बताओ बी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है मतलब ऋण आवेश आएगा, तो ये सबसे पहले माइनस का चिन्ह। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, एक की 2 इलेक्ट्रॉन, तो बताइए आप मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन जितना आवेश इस पे आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जितना, तो ये लीजिए 2 गुणा 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। सोचिए बच्चों, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन थे तो कितना जाता, 3 गुना, अगर 4 जाते तो कितना गुना, 4 गुना, अगर 5 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो कितने, 5 गुना, मतलब अगर n इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते तो कितना आवेश, n गुना जाता। तो सोचिए बच्चों, अगर इस A के द्वारा B वस्तु को n इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन, तो बताइए Q बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का n गुणा 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। और पहले बच्चों ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम बहुत बार ई से दिखाते हैं, तो Q बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पे, माइनस का Ne। ओके, Ne कूलम। ओके, अब आप देखिए ये तो क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, त्याग रहा है, तो इस पे कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश। मतलब जब हम लोग इस वस्तु की बात करेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, तो उस पर तो धनावेश आएगा, और ग्रहण करने वाले की बात करें तो उस पर क्या जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। मतलब यहां पर जो आवेश होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। मतलब Q बराबर क्या आता है, Ne आता है। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, किसी वस्तु पर आवेशित होगा या कोई वस्तु आवेशित होगी, तो वो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्या के कारण। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन गया
पूर्ण इलेक्ट्रॉन गया, डेड इलेक्ट्रॉन गया, नहीं, इलेक्ट्रॉन अपनी पूर्ण संख्याओं में जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, ऐसा कभी नहीं देखेंगे आप लोग 1.2 इलेक्ट्रॉन, 3.4 इलेक्ट्रॉन, नहीं, पूर्ण संख्या में जाएगा। मतलब यहां पर n बराबर कितना होगा, n बराबर होगा 1 2 3 नंबर ऑफ n। ओके, अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। मतलब बच्चों यहां से आवेश क्वांटीकरण की बात सामने आती है क्या, कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्या के गुणनफल और इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है। मतलब सीधी सी बात होगी, Q बराबर क्या होगा, Ne। ओके, तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि आवेश, किसी वस्तु पर आवेश जब आता है या किसी वस्तु पर धनावेश होता है, किसी वस्तु पर ऋणावेश होता है, वो किस कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उससे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो टोटल आवेश उस पर आ जाएगा, जैसे हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। तो बच्चों हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, देखिए, क्वेश्चन करते हैं इससे का एक क्वेश्चन फर्स्ट। मान लीजिए ए वस्तु से बी वस्तु में 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, मतलब ग्रहण कर रहा है कौन, बी। तो बी पर आवेश का परिमाण, बी पर आवेश का परिमाण व प्रकृति ज्ञात कीजिए। ओके, तो हम लोग बी पर आवेश का परिमाण और प्रकृति देखते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने बी क्वांटीकरण का रूल पढ़ा था, Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस Ne। ओके, तो सबसे पहले बी पर आवेश का परिमाण प्रकृति देख लेते हैं। ओके, तो बताइए बी पर प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो बी कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। तो Q बराबर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, माइनस एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, 3, ये लीजिए 3 गुणा ई का मान आप जानते कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बताओ बच्चों, Q जो आवेश किस पर, बी पर आवेश है, वो Q बराबर कितना हो जाएगा, माइनस प्रकृति का होगा, और 4.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इतना आवेश किस पर आ जाएगा, बी पर आ जाएगा। ओके, एक एग्जांपल और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मैं कहता हूं कि मुझे कोई वस्तु ए है, कोई वस्तु बी है, और मैं कहता हूं जब मैंने दोनों घर्षण कराया, तो घर्षण के द्वारा इस बी वस्तु पर कितना आवेश आया, 1 कूलम आवेश आ गया। कितना आवेश आ गया, 1 कूलम आवेश आ गया। तो आप मेरे को बताइए इस ए के द्वारा बी को कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, ए और बी वस्तु का जब घर्षण कराया गया, तो बी वस्तु पर कितना कूलम आवेश आ गया, 1 कूलम आवेश आ गया। तो आप बताएंगे कि ए के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए। तो वही हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं आवेश क्वांटीकरण से Q बराबर क्या होता है, Ne। तो Q हमें पता है, यहां गिवन क्या है, Q का मान दे कितना कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश। तो ये लीजिए 1 बराबर, यहां n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां n कौन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें ज्ञात करने हैं। तो n गुणा E क्या है, आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो हमें n ज्ञात करना, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19। बच्चों ऊपर जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6 गुणा 10⁻+19। ओके बच्चों, हम लोग यहां से 0 हटाते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहां से एक और ले लेते हैं, तो n बराबर, मैं यहां से एक 0 इस तरफ ले लेता हूं,
मतलब इसको मैं 100 बना 10 की घात 18 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 10 की घात 18 बटा 16। और जब लोग इसको गुणा करते हैं, इसको हल करते हैं बच्चों, भाग देते हैं 100 में, तो 16 के 96.4 बचता है। 16 दूनी 32, 5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब किसी वस्तु को 1 कूलाम आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 6.25 गुणा 10 की घात 25 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। यह था हमारा न्यूमेरिकल। ओके।